अभी हम जिस चर्चा को आरंभ करने वाले हैं, उसकी उसकी जो रचना थी, उस रचना को जब मैंने सुना, जो वो मूल मराठी में थी, तो मूल मराठी के रचनाकार हैं बाल कवि त्रयंबक बापूजी ठोंबरे। उन्होंने श्रावण मासी हर्ष मानसी शीर्षक से एक कविता रची, जो श्रावण मास के लिए थी। मैंने उसका काव्यानुवाद किया। जब मूल मराठी में मैंने उसको सुना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये हम घूमते हुए इसको मैंने मरा मराठी महाराष्ट्र से रहने वाले अनिल बसंत मोगे साहब से सुना था। तो मैं उस काव्यानुवाद को आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ कि श्रावण मासे मन उल्लासे हरियाली चहु और सजे, एक पल वर्षा एक पल धूप, इंद्रधनुष की माला खूब। इंद्रधनुष ऐसा लगता है, नभ पे तोरण सा सजता है। कुछ पल को सूर्यास्त लगे, अगले ही पल धूप खिले। पेड़ शिखा और घर की छत पर पीली पीली धूप मिले। इधर उधर से बादल आते, आकृतियां बन रूप सजाते। बगुले तैर रहे नभ में ज्यों माला हो कोई, धरती पर आकर के जैसे माला है बोई। पंछी फड़फड़ करके अपने पंख निखारे, हरणी बच्चों के संग हरियल खेत निहारे। पंछी फड़फड़ करके अपने पंख निखारे और हरणी बच्चों के संग हरियल खेत निहारे। पशु घास चरते हैं, गोप बंसी धुन गाए और श्रावणी मधुरम मधुरम गीत सुनाए। पशु घास चरते हैं, गोप बंसी धुन गाए और श्रावणी मधुरम मधुरम गीत सुनाए। स्वर्णिम चंपा फूली फूली गंध के बड़ा फैलाते हैं। देख देख परिजात की आभा, देख देख पारिजात की आभा, शांत मना होती सद्भामा। फूलों की डलिया में भरती अति सुंदर बालाएं, देवदर्श को चलती नारी श्रावण गीत सुनाए। मन ही मन हर्षाएं वो तो मन ही मन हर्षाएं। क्रिटिक ऑफ क्रिएटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अलग अलग विषयों को इस पर बात करने के लिए चुनते हैं। इस बार की चर्चा एक अनायास चर्चा थी। श्री अनिल बसंत मोगे साहब, हम लोग टहल रहे थे और टहलते टहलते बूंदाबांदी होने लगी और याद आया कि सावन का महीना है। और सावन का महीना कहते ही अनिल साहब के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने मुझे कहा कि एक कविता हमारे कोर्स में हुआ करती थी और उस कविता का इतना प्रभाव मेरे ऊपर है कि मैंने 66 बसंत देखे हैं। वो 66वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग पर अंकित उस कविता का प्रभाव हटा नहीं। और उन्होंने उस कविता को धड़ाधड़ मुझे सुनाना शुरू किया और मैं उस कविता को सुनता रहा। हमारे ऊपर बूंदाबांदी चलती रही। तो मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने कहा बाल मन पर साहित्य का कितना प्रभाव पड़ता है कि जैसे ही सावन की पहली बूंद सर पर गिरी और इनको उस कविता का एकदम से जहन के अंदर आ जाना, ये साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और पाठ्यक्रम में पुस्तक में चयन की गई कविता की उपलब्धि है कि उसने इतने समय तक इस कविता को उनको याद दिलवा दिया और वो पूरा प्रकृति का चित्रण, उस कविता की पूरी बात। तो मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे बीच में जो व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। एक है अनिल बसंत मोगे साहब। आप फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिंदी और मराठी भाषाओं के मर्मज्ञ हैं। इन भाषाओं को ट्रांसलेशन भी करते हैं, इंटरप्रेटर हैं और टूरिस्ट गाइड के लेक्चरर हैं। ये टूरिस्ट गाइड्स को पढ़ाते भी हैं। दुनिया और साहित्य को देखने की एक इनकी तीसरी नजर है। हम लोग सब एक दूसरी नजर तक तो फिर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरी नजर तक पहुंचने का काम इनका है कि एक टूरिस्ट आदमी और टूरिस्ट को पढ़ाने वाला आदमी की नजर हमेशा तीसरी रहती है कि वो उसको नए सिरे से, देखे हुए व्यक्ति को और भी नया कुछ दिखा सकता है। और बहुत सौम्य है, सहज है, धीर गंभीर हैं
और कर्मठ बैचलर हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कर्मठ बैचलर हैं, अपने काम स्वयं करते हैं और अपनी काम को गंभीरता से लेते हैं। श्रावण मास पर इनकी जो कविता थी वो बहुत रोचक थी, भाषा बहुत सरल थी, शैली सुगम थी, और सुगम न होते हुए भी, सरल न होते हुए भी वो एक चित्र बनाती थी, एक चित्रांकन करती थी। और ऐसी रोचक चीज की शुरुआत वहीं से हुई। और मैंने अनिल मोघे साहब से कहा कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बाल मन पर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिर मुझे चर्चा में ये भी था कि मेरे पैनल में और कौन हूं, तो दूसरा जिक्र आपका हुआ। तो हमारे दूसरे जो आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए हैं वे लीना पेंडारकर जी हैं। आपने एमए हिंदी साहित्य में किया है, आप ग्वालियर की मूल निवासी हैं, पिछले 14 वर्षों से हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं। एशियन पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल बेंगलोर में आप पढ़ाती हैं। आपको हिंदी, उर्दू, मराठी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार है। 2012 में आपका एक प्रथम काव्य संग्रह कल्पतरु के नाम से आया। 2016 में आपका दूसरा काव्य संग्रह अनुराग आया और कुबेर सम्मेलन 2016 शिवशाही बाबा साहेब पुरंदर जी द्वारा लोकार्पित किया गया। फिर 2018 में आपका एक कथा संग्रह कमलीना कथा सासू सुनेची मराठी में आया, जिसे मराठी हिंदी सिने कलाकार सचिन खेड़ेकर जी द्वारा उसको लोकार्पित किया गया। फिर आपका एक साझा संग्रह आया आशा की आशाएं, ये ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। आशा की आशाएं नाम से एक साझा संग्रह आपका आया जो आशा की आशाओं के नाम से प्रकाशित हुआ और वो ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। और आप कमलीना फाउंडेशन की संस्थापिका अध्यक्ष हैं और बहुत ज्यादा साहित्य में रुचि लेती हैं। बाल साहित्य को बहुत मन से पढ़ती और समझती हैं और बालक बालिकाओं के बीच में इनका लंबा चौड़ा उठना बैठना है। तो आप हमारे बीच में हैं, तो दो शख्सियत हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। और जैसा कि मैंने ये कहा कि बाल साहित्य में क्या क्या होना चाहिए, इस पर अगर हम एक गौर करें तो मुझे कुछ किताबों के नाम याद आते, शायद आपको भी याद आते हों। लीना जी, आपने भी पढ़ी होगी चंपक, चंदन, जी, नंदन, बाल भास्कर। आपने क्या क्या किताबें आपके जहन में आती है, आप कुछ बताएं। हाँ, चंदन और चंपक तो मेरी बहुत प्रिय थी शुरू से ही, और पढ़ने का शौक मुझे शुरू से ही रहा है। तो अगर मुझे झाड़ू भी लगाती थी और एक वो कोई टुकड़ा मिल जाता तो बिना पढ़े में उसको कभी नहीं फेंकती थी, मतलब बचपन से ही कहा। चंदा मामा, लोटपोट, मधु मुस्कान, शक्तिमान, ऐसी जो है बहुत चर्चित चीजें हमारे बीच में रही। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बाल साहित्य में अगर हम देखें तो 6 माह के बच्चे को रंग की समझ हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वो रंगों को पहचानने लगता है और 9 माह के ऊपर वो ध्यान देना शुरू करता है रंगों को और सुनना आरंभ करता है किसी बात को। और 1 साल तक होते होते वो किताब, अखबार के पन्ने छीनना शुरू कर देता है। और उसके बाद 2 साल का होते होते वो किताब खोलना शुरू कर देता है। और 3 वर्ष तक आते आते स्वयं जानने की कोशिश उसकी बढ़ जाती है। 4 वर्ष पर वो सूरज, चांद, सितारे, जीव जंतुओं को पहचानने लगता है। और 5 वर्ष तक आते आते वो कविता कहानी सुनना शुरू करता है और उस पर प्रश्न शुरू करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ की बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि मोघे साहब, आपने मुझे जिस कविता को सुनाया था, मैं चाहता हूं आप उस कविता को सुनाएं और फिर हम आगे की बात आगे आरंभ करें। वैसे नमस्कार प्रेम जी, आप तो हमारे मित्र गुणों में हैं, तो मैं औपचारिक रूप से आपका आभार व्यक्त नहीं करता, लेकिन आपने इसको समझा कि ये जो कविता मैंने आपको सुनाई, तो इस कविता को सुन के जो आपको लगा कि भैया इसके ऊपर एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये कविता जो है मराठी, जो जिन्होंने मराठी मीडियम में पढ़ा है उन सभी ने अमूमन ये कविता पढ़ी है। ये बाल कवि की है,
जिनका नाम था त्र्यंबक बापूजी ठोमरे। और इनकी जो कविताएं हैं ये निसर्ग कविताएं कहलाई जाती है और बहुत ही सुंदर कविता है। उसमें से बहुत सुंदर कविता ये है जो कि मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। जरा धीमे से पढ़ूंगा ताकि हमारे जो हिंदी भाषिक हैं वो भी समझ पाए। स्वागत स्वागत। श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधले नभो मंडपी कोणी भासे. झाला सा सूर्यास्त वाटतो सांज आहा तो उघडे, तरु शिखरावर उंच घरावर पिवळे पिवळे ऊन पडे. उठती वरती जलदान वरती अनंत संध्या राग पहा, सर्व नभावर होई रेखिले सुंदरतेचे रूप महा. भला कमाला उडता भासे कल्पसुमांची माळ चिते, उतरणी येती अवनी वरती ग्रहगो लचकी एकमते. फडफड करुनी भिजले अपुले पंख पाखरे सावरती, सुंदर हरिणी हिरव्या कुरणी निजबाळासह बागडती. खिल्लारेही चरती राणी गोपही गाणी गात फिरे, मंजुळ पावा गायितयांचा श्रावण महिमा एक सुरे. शवर्ण सुवर्ण चंपक फुलला विपिनी रम्य केवडा दरवळला, पारिजातही बघता भामा रोषमणीचा मावळला. सुंदर परडी घेऊन हाती पूर्वपकंठी शुद्धमती, सुंदर बाला या फुलमाला रम्य फुले पत्री कुडती. देवदर्शना निघती ललना हर्ष माविना हृदयात, वदनी त्यांच्या वाचून घ्यावे श्रावण महिन्याचे गीत. कवि है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मैं लीना जी आपसे चाहूंगा कि आप इसका विश्लेषण करें और आप बताएं कि ये क्या इम्पैक्ट आप पर डालती है और क्या कविता आपसे कहती है. देखिए, श्रावण मास यानी सावन का महीना, और वो सबको बहुत ही प्रिय है, चाहे वो लड़कियां हो, लड़के हो या बाल मन हो, बड़े हो. ये एक ऐसा महीना है कि जहाँ चारों तरफ उल्लास ही उल्लास आपको दिखाई देता है. मतलब पृथ्वी खुद इतनी उल्लासित प्रसन्नित होती है, प्रफुल्लित होती है कि वो अपनी यहाँ पर उसी का वर्णन क्या है, हिरवळ दाटे चौहीकडे, मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है श्रावण के महीने. मतलब वहां पर कहीं भी दुख या किसी ऐसे, चारों तरफ आनंद, प्रसन्नता, वातावरण है, सुख का वातावरण है. तो वो जो, और आदमी चाहता यही है कि सुख उसे मिले. तो ये श्रावण मास है, वो उसका प्रतीक है, सुख का प्रतीक है. और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो, धरती को सुख मिलता है क्योंकि बारिश होती है, इतना धरती तपने के बाद अपने काया पर जब बारिश की बूंदे उसकी पड़ती है, उसकी जो सुगंध निकलती है, सोंधी सोंधी. और आप देखिए वो सारा परिवेश, देखिए भाषा का इसमें कोई जो है, भाषा बीच में रोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं. आप इस कविता के भाव में भाषा अपने आप समझ सकता है. इसके अंदर इंद्रधनुष है, इसके अंदर पंछी है, पक्षी है, बारिश की बूंदे हैं, रण है, बागड़ती, मतलब उड़ता इधर से उधर, मतलब हर चीज. तो यही उनके, मतलब आज मराठी, हालांकि मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन जब मैं इस कविता को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, कहीं ना कहीं ये लगा कि अनिल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल स्पष्ट है. और जब उन्होंने ये कविता पढ़ी थी, उनके बालमन पर उसका प्रभाव आज तक है. मतलब कितनी गहराई से उन्होंने उस चीज को पढ़ा होगा. हाँ, तो अब हम आज की बातचीत का विषय ये लेना चाहते हैं कि बाल मन को प्रभावित करने वाला साहित्य किस तरह रचा जाए, क्या रचा जाए कि उसमें बाल साहित्य वो बालकों के मन पर इतना इम्पैक्ट छोड़े कि उम्र के 66वें वर्ष तक वो उनके दिमाग पर अंकित रहे. लाखों करोड़ों उसके बाद में इनकी यादें रही होगी, लोग मिले होंगे, लोगों से मिलना हुआ होगा, कितना पढ़ा होगा, इसके बावजूद वो याद अगर ओवरलैप करके आपके पास में पहली बूंद पर ही निकल करके आ जाए, तो ये साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं.
तो मैं ये जानना चाहता हूँ लीना जी कि आप ये बताएं कि बाल साहित्य रचते समय बच्चे के मन में क्या क्या चीजें को ध्यान में रखते हुए हमें उसके ऊपर कुछ लिखा जाना चाहिए। आप तो साहित्यकार हैं। देखिए, मैं इस बारे में ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि कैसा लिखा जाना चाहिए। देखिए, कविता जो है वो मन की भावना है। हम सोचकर अगर लिखते तो हम नहीं लिख पाते। बिल्कुल सही। तो मेरा मानना ये है कि, और फिर आज की परिस्थितियों, उस समय की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। भाषावली में भी उस समय की भाषा और आज की भाषा में भी फर्क है, बहुत अंतर है। अब बच्चे दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ। तो मेरा मतलब, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं वही बहुत अच्छी भाषा थी, या आज उस भाषा को पढ़ने में सीखने में उनको टाइम लग रहा है, तो आज के हिसाब से अगर हम भाषा उनकी तरफ रखते हैं तो वो जल्दी उस चीज को लेते हैं। हाँ। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि आज की भाषा मतलब हिंदी वाली भाषा हमें नहीं सिखानी है उनको, हमको उन्हीं शब्दों को, लेकिन उन शब्दों को लेते हुए हमें आज के संदर्भ को भी लेते हुए कविता रचनी चाहिए, ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा सोचना है कि साहित्य से क्या लाभ मिला बच्चे को, कि बच्चे की एक तो कल्पना शक्ति बढ़ती है साहित्य पढ़ने से जी। दूसरी बात, नए शब्दों से परिचय हो जाता है, उनके नए शब्द उसके ज्ञान में आते हैं। उसके बाद किसी भी भाषा के निकट पहुंचता है बच्चा, आप जिस भाषा के अंदर उसके पास में जाता है। और दूसरा, वो सुने हुए को सुनाने की लालसा करने लगता है, वो सोचता है मैं सुनाऊं। तो सुनाने के लिए उसको, जैसे एक कहानी है बच्चे ने पढ़ी, अब मैं उससे कहता हूं कि तुम उस कहानी को मुझे सुनाओ। अब आप बताइए कि उसको कहानी सुनाने के लिए कुछ नया रचना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ी हुई तो वैसे के वैसे तो वो पढ़ना तो है नहीं। तो उसको पूरी कल्पना में वो कहानी वापस उसके दिमाग में आएगी, तब वो आपको सुना पाएगा। तो कहानी को वापस सुना पाते वक्त वो और ज्यादा उस कहानी को समझ सकेगा। ये बात जो है साहित्य के लिखते समय या साहित्य को चयन करते समय, चलो आपने लिखा जो भी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि लिखते समय आदमी को ये मन में नहीं आता कि आप बाल साहित्य लिख रहे हैं या वरिष्ठ के लिए लिख रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं वो लिखते हैं, लेकिन चयन करते समय तो हमें ध्यान रखना जी। या ये बात मैं आपकी इससे सहमत हूँ कि चयन करते समय मतलब वो चीज जिस चीज को आपको बताना है, अब उसके बाद भी हर एक चयनकर्ता की अलग सोच होगी। हाँ। अगर 4 चयन करता है उनकी अलग सोच होगी। एक का होगा कि बच्चे के ऊपर ज्ञान के साथ साथ कुछ मतलब अंदरूनी जो उसकी भावनाएं हैं उनको उजागर किया जाए, उनको आंदोलित करने वाली कविता होनी चाहिए। किसी के इसमें होगा कि शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और क्लिष्ट तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ जो हिंदी की खड़ी बोली के इसमें वो होनी चाहिए। तो इस तरह की जो अलग अलग सोच है, ये सभी का समावेश होना चाहिए। मतलब किसी एक बात को लेकर हम बाल साहित्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी बच्चे के लिए, तो जैसे आप भाषा के बारे में हम बात करें तो हमें पढ़ना, लिखना, ये और बोलना और सुनना, ये चारों ही कलाओं के निपुण होना पड़ता है, तब हम किसी भाषा को सीखते। तो इसी तरह से जब हम बाल साहित्य को ध्यान में रखते हैं तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि आज के संदर्भ में भी उसका मतलब जो भी आप उपमान उपमेय दे वो आज के संदर्भ से रिलेटेड हो, मतलब उसको आज के संदर्भ से जोड़ा जा सके। बिल्कुल, पहली बात ये। दूसरा, उसमें कोई सीख भी होनी चाहिए। बिना सीख के हम अगर कोई साहित्य ये करते हैं, चाहे आप किसी भी इसमें ले लीजिए, कार्टून भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश उसमें छुपा होता है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना। लेकिन ये है कि संदेश छुपा हुआ होना चाहिए। हाँ, एकदम सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। नहीं, छुपा हुआ अगर हाँ, बच्चे ताकि उस चीज को समझने की कोशिश करें। सामने दिखाई देगा तो वो हटा देंगे उस चीज को वहां से। तो छुपा हुआ निहित संदेश उसमें होना चाहिए। साथ ही भाषा भी उस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को वो चीज समझ में आ सके। बहुत से हमारे यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत से संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको सरलतम बनाते जा रहे हैं हम। हमारी का उद्देश्य ये है कि हम उसको कठिन से सरलतम की ओर लेके जाए, सरल और सहज भाषा में उसे समझें। तो उस भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। हाँ, मोगे साहब,
आप मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे थे तो आप क्या पढ़ना चाहते थे? आपकी रुचि क्या थी कि क्या पढ़ा जाए? जैसे आपके सामने 25 तरह की किताबें पड़ी है, आपको पढ़ने के लिए कोई, आप फ्री हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपका मन क्या करता था पढ़ने के लिए? क्या आप क्या पढ़ें? अब मुझे जितना याद में है कि हमारे घर में जब चंदा मामा आता था, हाँ, तो हम सबकी लड़ाई होती थी कि भैया पहले कौन पढ़े। और लड़ाई के बाद में हमने ये देखा कि पहले जो चंदा मामा है हमारे पिताजी पढ़ते थे। तो हम ये जान गए थे कि क्या है, हमें तो पहले मिलने वाला नहीं है। फिर बाद में उसके बाद में ये हो गया कि भैया ये महीने में तू पहले पढ़ेगा, ये महीने में तू पहले पढ़ेगा, ये महीने तू पहले पढ़ेगा। तो चंदा मामा जो है वो घर में आने वाली जो एक मासिक पत्रिका थी, वो एक बहुत ही सुंदर पत्रिका थी। और उसके अंदर दी हुई जितनी छोटी छोटी क्या कहते हैं कहानियां हैं, जैसे विक्रम और बेताल या और कोई भी जो कहानियां थी, इन सबका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट था। तो अगर आप मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आप क्या पढ़ोगे पहले, तो आज भी अगर मुझे आज क्या कहते हैं आप सामने बहुत सारी किताबें रखते और चंदा मामा रख दे, तो शायद मैं पहले चंदा मामा उठाऊं, क्योंकि मैं अपने इसी से मैं अपने डिस्टिंग जो मेरा बालपन था उसके अंदर मैं वापस अंदर जाना चाहता हूँ, वापस उन को देखना चाहता हूँ। हालांकि आज चंदा मामा अवेलेबल नहीं है, तो इस बात का हमें बहुत रंज है। लेकिन क्या कहते हैं, एक वो है। और दूसरा एक था, एक फैंटम करके एक कॉमिक सीरीज आया करती थी, फैंटम। हाँ, तो वो भी एक हमारे, हाँ, तो वो एक कॉमिक सीरीज थी जो बाद में हमने काफी क्या कहते हैं। फिर उसमें नागराज आया, उसमें बेताल आया, उसके अंदर सुपर कमांडर आए, फिर बांकेलाल आया। इस तरीके से बहुत सारे जो है ये भी आए। इसके अंदर विदेशी लोगों ने भी अपना जो है योगदान दिया है, जिसमें रिस्कन बॉन्ड है, फेलुदा है, और हरीश गोयल साहब जिन्होंने साइंस फिक्शन दिया। हैरी पॉटर आया आपके सामने, फेमस 5 आया, सीक्रेट 7 आए, ये जो अभी अभी आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जो हमारे यहाँ और एक अच्छा प्रकाशन आया वो था अमर चित्र कथा। वो तो इतना सुंदर था कि आज भी अगर मुझे मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। और मैं अपने आप से कहा कि मैं एक पर्यटक मार्गदर्शक हूँ, और अमर चित्र कथा का संस्करण अब फ्रेंच में भी अवेलेबल है। तो मैं जो है अमर चित्र कथा जो है वो फ्रेंच में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इससे दोनों चीजें होती है, क्योंकि उसका कंटेंट तो मुझे पता है, लेकिन भाषा के पूरे शब्द पता नहीं है। तो भाषा सुधारने का एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं अवसर है। लेकिन वो भाषा इस्तेमाल की गई है बच्चों के लिए, क्योंकि अमर चित्र कथा बच्चों के लिए है। तो फ्रेंच जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं फ्रेंच बच्चा तो क्या कहते हैं उसका जो अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन अमर चित्र कथा पढ़ के मैं ये अनुभव करता हूँ कि अगर मैं फ्रेंच बच्चा होता तो मैं इस तरह से पढ़ता। तो हमारी संस्कृति को बहुत ही सुंदर शब्दों में फ्रेंच में मैंने पढ़ा है, वो अमर चित्र कथा में पढ़ा है। तो मुझे नया फ्रेंच क्या कहते हैं बालेपन है जो मुझे अमर चित्र कथा ने लौटा दिया मेरे लिए, और ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात की कि दूसरी भाषा के अंदर अगर आप किसी बच्चे की कहानी को पढ़ें, जो कहानी और जो भाषा आप सीखना चाहें, उसके लिए सबसे पहले बाल कथाओं को ही लेकर के आए, बाल साहित्य को पढ़ना शुरू करें, तो वो सहज और सरल लिखा हुआ होगा, तो आपको अच्छी और जल्दी समझ में आएगा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। दूसरी बात कि फरमाइए। और उल्टी तरफ से फ्रेंच में एक टिंटिन करके एक क्या कहते हैं कैरेक्टर है, टिंटिन। फ्रेंच में उसको ताता बोलते हैं। अच्छा, वो जो है उसका एक कुत्ता है, स्नोई करके कुत्ता है, और उसके इर्द गिर्द कहानियां होती है। अब ये जो कहानी है स्नोई की कहानियां है, ये टिंटिन की कहानियां है, ये मैंने फ्रेंच भाषा को सुधारने के लिए मैंने इसे पहले पढ़ा, क्योंकि बाल साहित्य ये एक किसी भी भाषा के अंदर जाने का एक बहुत ही सरल माध्यम होता है। आप अगर कोई लिटरेचर की किताब पढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगता है कि भैया आपको समझ में नहीं आता, गंभीर लगता है। लेकिन ये जो साहित्य होता है आराम से होता है। अब इसके अंदर हम चले गए, फिर उसके बाद में मैंने फ्रेंच लिटरेचर में चीजें पढ़ी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बाल साहित्य मुझे बहुत ही आसान लगता है हर भाषा को समझने के लिए। और मैं अपने से प्रयास करता हूँ कि पहले मैं वो पढ़ूं
और बाद में मैं दूसरा कोई साहित्य पढ़ूं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपने जो आजकल के दौर में, एक तो लोग कहते हैं कि उसके अंदर ऐसा लेखन होना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, आपके अंदर अंधविश्वास पैदा न करे। आपको बाल साहित्य लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अंधविश्वास पैदा करने वाली कोई बात न कही जाए। भाग्यवाद का ज्यादा जो है उसके अंदर प्रचार न हो, क्योंकि बच्चा भाग्यवादी हो जाएगा तो वो कर्मठ नहीं रहेगा। आपको बच्चे को लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि आजकल तो लोग मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि कहानी का उपदेशात्मक अंत नहीं होना चाहिए। एक कहानी, अगर मैं ये कहूं कि ये कहानी आपको ये उपदेश देती है, तो मैं ये कहानी की सार्थकता ही समाप्त हो जाती है अगर मुझे उसका उपदेश बताना पड़े। कहानी का उपदेश कहानी में छुपे हुए या कविता में छुपे हुए अपने आप पहुंचना चाहिए। तो ऐसा मेरा सोचना है। लीना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अगर बाल साहित्य लिखें, बाय द वे आप तो जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर पढ़ाना पड़े और आप उसकी चयन समिति में हो, कि आप उसकी चयन समिति के सदस्य हैं, मोगे साहब आप भी उसकी चयन समिति के सदस्य हैं जो छोटे बच्चों के लिए किताबों का चयन करना है, और हम 11वीं तक के या आप समझ लीजिए कि मिडिल क्लास तक के बच्चों के लिए हम लोग चयन करना चाहते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मोगे साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उसमें क्या ढूंढना चाहेंगे कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? 3 चीजें ढूंढना चाहता हूँ। पहली, भाषा सरल हो, ताकि बच्चे को उसको याद करने में, समझने में कोई उसका कठिनाई ना हो। पहली बात ये हो। लेकिन उसके साथ साथ उसे शब्दों का संग्रह जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। उसका शब्द संग्रह बढ़ना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से हो कि जो शब्द संग्रह है वो फूलना चाहिए। जैसे कली से फूल बनता है, उस प्रकार से उसकी भाषा फूलनी चाहिए। लेकिन ऐसे ना हो कि वो उसको अबोध हो, ऐसे ना हो। तो कभी को ये देखना है, कि कभी को ये देखना है कि ये भाषा सरल हो ताकि बच्चा पढ़ पाए। पहली बात ये। दूसरी बात, उसका जो चित्रण है वो उसने कहीं देखा हो। जैसे कि मैं इस कविता के संदर्भ में कहूं कि श्रावण मास में हम देखते हैं कि कभी कभी एक बारिश भी हो रही है और उस समय धूप भी आ रही है, मराठी में हम ऊन कहते हैं। और वो जो है वो शाम के समय जो हल्दी का रंग होता है, पीले रंग का होता है, तो वो आता है। तो जब मैं कविता में ये आता हूँ कि तरु शिखरावर उंच घरावर पिवड़े पिवड़े ऊन पड़े, तो मैं ये देखता हूँ, और जब मैं ये कविता में देखता हूँ तो कविता को कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ कि मैंने जो देखा है वो एक्चुअली कविता में है, वो सत्य है। इस बात का भी एक क्या कहते हैं ये होना चाहिए। और इसके बाद में कवि ने इस प्रकार क्या कहते हैं जब लिखते हैं, जब इसे चयन करना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो लड़के के ऊपर ऐसा पड़े कि उसे ये पता ना चले कि उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे उसके ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए कि वो जो उसके पास रहेगा इस कविता को, और वो कविता को अपने साथ साथ रखेगा, जैसे कि मैंने इस कविता को रखा है। इसके साथ और काफी कविताएं हैं जो मेरे बाल मन पे ऊपर उस समय से थी, और उसमें से 3-4 कविताएं तो मैंने आपको सुना भी दी है। तो मैंने ये कहा कि ये कविता जो है वो अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं जब चयन करना हो तो इस बात का हम ध्यान रखें। देखिए, कविता में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने एक जगह पर बाल कविता को लिखते समय 1-2 लाइन लिखी कि समझे यहाँ कौन लाचारी, सोनू जी का बस्ता भारी। तो लीना जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि बस्ते में कितनी सामग्री होनी चाहिए एक बच्चे के, कि वो जो है आप किस तरीके से पढ़ाना शुरू करें कि बच्चे के न तो कंधे पे भार हो न सर पे भार। देखिए, मैं जब पढ़ाती हूँ मैं इसी चीज पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आपको हिंदी पढ़ना मतलब बोझ ना लगे। सबसे पहली बात, ये विषय बोझ वाला अगर लगता है तो कहीं ना कहीं मेरी उसमें हार है। अगर आप उस चीज को सहज रूप से ये कर सकते हैं, उसके लिए पहले तो हमें उन बच्चों के साथ मतलब उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है, सबसे पहली बात।
अगर मैं एमए भी हो गई हूँ और जब मैं ये कहती हूँ कि नहीं मैं 10th या 12th के बच्चों को ही पढ़ाऊंगी, तो ये कहीं ना कहीं मेरी हार है। मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट के बच्चे को भी पढ़ा सकूं उसी तन्मयता से जितना कि मैं बाद बच्चे को पढ़ाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को मैं सबसे ज्यादा जोर देती हूँ, और उसके लिए मुझे उस लेवल पर जाना पड़ेगा। और वो उदाहरण मैं अपने तरफ से बताती हूँ कि मैथ्स का जो मैथ्स होता है ना, मतलब गणित के सवाल जो होते हैं, एक दिन मुझे जैसे हम लोगों को भी करना पड़ता है, घटाना जोड़ना ये सब करना पड़ता है बच्चों के नंबरों के साथ, तो मुझे दशमलव का उपयोग, हालांकि गणित मेरा उतना अच्छा विषय कभी नहीं रहा, तो दशमलव का उपयोग जो है वो जब मैंने, मतलब आपके अंदर जो जिस चीज को सीखने की इच्छा है और उस चीज को आप नहीं सीख पा रहे हो, क्यों नहीं सीख पा रहे, इसका मुझे उस दिन एहसास हुआ। और वो दिन है कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उस लेवल पर जाना है, बच्चों के लेवल पे जाना है, तभी मैं उनको सिखा सकती हूँ। अरे इतना सरल है, तुम क्यों नहीं कर सकते, इस बात को मुझे नहीं करना है। मुझे वहां जाकर उनको समझाना है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे, और मैं तभी ये कर सकती हूँ जब मैं उनके लेवल तक या उनके दिमाग के लेवल तक मैं पहुंच पाती हूँ। तो इस चीज को मैं ध्यान में रखती हूँ। और मैं अगर साहित्य का, बाल साहित्य का, तो मैं उस चीज को ध्यान में रखूंगी कि ये फर्स्ट के बच्चे, 5 साल के बच्चे के लिए है या 6 साल के बच्चे के लिए या 8 साल के बच्चे के लिए, उसी हिसाब से मुझे, क्योंकि हर परिस्थिति के साथ वो बदलता जाता है, उनका दिमाग भी बदलता जाता है, उनके शब्द चयन भी बदलते जाते हैं, तो उस चीज को ध्यान में। तो मेरा जो प्रयोग रहा है वो इसी बात पर रहा है कि मैं पहली क्लास के बच्चे को भी उतने ही शिद्दत से पढ़ा सकूं या उनके लेवल तक जाकर पढ़ा सकूं, और 12th के बच्चे को भी उनके लेवल तक जाकर पढ़ा, क्योंकि दोनों के लेवल में बहुत अंतर है। मैं पहली सीढ़ी और 12वीं सीढ़ी का बीच का जो अंतर है उसको पाटना चाहती हूँ कि मुझे चीज नहीं चाहिए। अब आप देखिए लीना जी के एमए के क्लास में अगर रहीम को पढ़ाया जा रहा है, हाँ, तो एक दोहा रहीम का एमए का विद्यार्थी भी उसकी व्याख्या करता है और 5वीं से 6ठी कक्षा का विद्यार्थी भी उसकी व्याख्या करता है। और मैं उन दोनों आज समझ रही हूँ। हाँ। मैं उस समय वो समझ नहीं पाई थी उसकी गहराई, जो मैं आज पढ़ाते समय आज मैं खुद पढ़ रही हूँ। देखिए बस छोटा सा उदाहरण है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब आप देखिए कि अगर वो प्रैक्टिकल करता है, बच्चा एक धागा टूटता है, उसको जोड़ता है तो जोड़ने में एक गांठ पड़ती है, इस गांठ को वो बार बार महसूस करता है तोड़ने के लिए, उसको हाथ फिरता है तो वो गांठ अटकती है, प्रैक्टिकली उसको चीज समझ आ रही है। पर आज सुनिए इस बात पर, इसी बात पर मेरी एक कक्षा का ये सुनिए। हाँ। कि उसने जब मैंने ये चीज समझाई, उनको बोला, तो उसने, लड़के ने मुझे बताया कि नहीं मैम जुड़ जाती है। हाँ। जुड़ जाती, उसने मुझे प्रैक्टिकली बताया कि जुड़ जाती है। अब उसने क्या बताया कि ब्रेकअप हुआ, एक लड़के लड़की का ब्रेकअप हुआ, कहीं गांठ नहीं है, आज के जमाने में प्रैक्टिकल है। हाँ। हम उसको फेविकॉल से, आज की जो भी चीजें हैं उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं गांठ नहीं पड़ेगी। मैम आप देखिए खुद, उसने मुझे ये समझाया। और मुझे और आप जो बात कह रही हैं उसको गुलजार साहब ने भी समझाया। गुलजार साहब ने कैसे समझाया कि उनकी एक कविता है कि यार जुलाहे, अगर आपने सुना हो तो यार जुलाहे, उन्होंने उसको कहा यार जुलाहे तू मुझे बता कि जब तू पौनी बनाता है और जब सूत बनाना शुरू करता है तो एक सूत में दूसरा सूत तू कैसे जोड़ता है, एक पौनी से दूसरी पौनी, कि पता भी नहीं लगता और गांठ भी नहीं होती और वो धागा लंबा होता चला जाता है। तो वही चीज मुझे वो यार जुलाहे पर वो ये कहते हैं मैं आज तक बिना गांठ के नया सूत्र नहीं जोड़ सका, तो तूने कैसे जोड़ लिया। ये बात वो आपको, नया बच्चा वो इस बात को समझने लगा है कि गांठ के बगैर भी हम धागे को जोड़ने का प्रयत्न करें। हाँ, और अगर मैंने उस दिन उसको बोल नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने भी सोचा कि हाँ सही बोल रहा है कि आज इतनी टेक्निक है हमारी, वैज्ञानिक जब हम दृष्टिकोण बोल सकते हैं तो ये भी एक उसका दृष्टिकोण है, वो उसका दृष्टिकोण था। हाँ। मैंने अभी तक जो दृष्टिकोण समझा था मैंने सामने देखा था, मैंने इधर उधर नहीं देखा था, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि ये देखो ऐसा भी होता है। और मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि रहीम जी के इस दोहे को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए में वो ये कहता है कि गांठ बगैर जोड़े भी आप वापस रिश्ते कायम करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये संकेत वो बच्चा भी दे रहा है और ये संकेत अब आपको आज का यूथ भी दे रहा है जी। तो वही ये परिप्रेक्ष्य बदले, अब बदले हैं। हाँ। पहले के जमाने में एक बार टूटन हो गई फिर जुड़ने का मतलब थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आजकल वो चीज इजीली आजकल आपको समझाना पड़ेगा, चलो ठीक है आगे बढ़ो। तो ये बहुत सारी चीजें हम बच्चों से ही सीखते हैं और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम इसमें जोड़ते हैं तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं हाँ सही है ये। अच्छा, दूसरी बात के साहित्य को रचते समय शीर्षक का बड़ा महत्व है। आप जब किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो शीर्षक बहुत पहले पढ़ते हैं। अगर आपका शीर्षक आपको रुचिकर लगता है तो आप कहानी पढ़ लेते हैं, और अगर शीर्षक रुचिकर नहीं हो तो आपको जैसे पर्यावरण पर कविता, कोई कहे पर्यावरण पर कविता, तो लोग सोचेंगे यार बोर होगी, क्या पर्यावरण पढ़ना है। लेकिन एक आदमी उसके ऊपर ये लिखता है जैसे सूरज की कहानी, तो लोग सोचेगा कि चलो सूरज, चंदा मामा, तो चंदा को मामा कह करके उसने बताया। लेकिन अगर वो आदमी सूरज की गर्मी को पढ़ने के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि पर्यावरण पर पाठ है और मैं आज आपको पर्यावरण पर पाठ पढ़ाने वाला हूँ, बच्चा वहीं बोर हो जाएगा कि पर्यावरण की बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ, जैसे एक कहानी थी, हमारी गाय जनी। हमारी गाय जनी ये लिखी है अभिलाषा राजौरिया ने। गाय से बछड़े के पैदा होने की कहानी है। उसने घर के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जैसे गांव है, एक गांव के अंदर, घर के अंदर गाय एक बछड़ा देने वाली है, उसके लिए जो तैयारियां हो रही है उसको उसने कहानी के अंदर लिखा। अब आप बताइए, गांव का पूरा वातावरण उसने कहानी में खड़ा किया, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये था कि गाय से बछड़ा कैसे पैदा होता है। अब आपने देखी, इतनी गंभीर बात को उसने हमारी गाय जनी शीर्षक रखा और उसके बाद में उसने बहुत सरल शब्दों के अंदर गाय के बछड़े के पैदा होने के वातावरण को पैदा किया। इसी तरीके से एक नेशनल बुक ट्रस्ट ने कुलवंत कोचर जी की एक गुस्सा करके एक कहानी है, गुस्सा। अब आप बताइए कि गुस्से के कितने रूप। अब वो कहता है कि गुस्सा एक कहानी है जिसमें वो बच्चा बार बार गुस्सा करता है, एक बच्चा ऐसा है जो गुस्सा करता रहता है, और गुस्से का अंत क्या होता है। इस तरीके से वो रुचिकर कहानी के शीर्षक देकर के और अपनी बात कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊं कि कंप्यूटर पर चिड़िया, चूहों की चतुराई, दादाजी का डंडा, मुन्नी बोली ही। आप ऐसे शीर्षक रखेंगे तो बच्चे फिर भी उसको पढ़ लेंगे। तो रोचक शीर्षक आपको उसके बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपको ध्यान हो तो कुछ बहुत लोगों ने, जैसे आपको एक बहुत फेमस गाना याद आता होगा, जब बच्चों की बात चलती है तो एक शैलेंद्र का गीत था, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। आपने भी सुना होगा मोगे साहब। मोगे साहब, आपने सुना ये कहानी? है ना? कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए और बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। ये, और मतलब ये जो गीत है बच्चों में इतना पॉपुलर हुआ कि बच्चों के साथ साथ में ये बड़ों में भी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा गुलजार साहब का जो है चड्डी पहन के फूल खिला है, आपने देखा उनका गीत जो है, जंगल जंगल बात चली है, हाँ पता चला है, हाँ जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अब मोगली का ये शीर्षक गीत लोगों के दिमाग में अभी भी है कि कैसे जो है वो फूल खिला है, और फूल खिलते, मतलब ये जो कल्पना, बाल मन को पकड़ना जो है ये सरल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ बाल साहित्य के चयन के समय कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता हो तो एक आशीर्वाद फिल्म आई थी अशोक कुमार जी की, जिसमें रेलगाड़ी करके एक गीत था। रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी एक गीत था जिसमें छुक 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 चलती रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी में तू आ बैठ जा, रुक 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 करती रेलगाड़ी, और फिर तू भी आ जा, टिकट बना। और इसका मतलब वो उस गीत के माध्यम से बताता है कि टिकट लेना पड़ेगा, फिर टिकट चेकर आएगा, फिर आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, फिर इसमें एक आदमी चढ़ेगा जिसके साथ सामान भी होगा, आपको उसको सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब बातें वो सिखाना चाहता है
लेकिन रेलगाड़ी की छोटी सी कविता के माध्यम से सिखाता है। तो इस तरीके की बातचीत हो रही थी, और मैं फिर ये बात तो बताना ही चाहूंगा कि किस तरीके से कविता और कहानी और साहित्य बच्चों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। और चित्रकथाएं, मैं एक वर्कशॉप में गया था जिसके अंदर बच्चों के ऊपर कुछ लिखना था। मुझे पता है वहां 3 तरह के लोग बुलाए गए थे। एक कविता पर संगीत रचने वाला व्यक्ति, एक कविता लिखने वाला व्यक्ति, और एक कविता पर चित्र बनाने वाला व्यक्ति। 3 तरह के लोग वहां पर आमंत्रित किए गए थे उस वर्कशॉप में। तो सबसे पहले हमें बुलाया गया था लिखने के लिए। उसके बाद में दूसरे दिन उस पर आने वाले थे संगीतकार जो उसका संगीत रचते, और तीसरे दिन उस पर आने वाले थे चित्रकार जो उस पर चित्र बनाते। आप देखिए, आपने जैसा कहा था कि सायास नहीं लिखा जाता, 3 दिन वर्कशॉप के निकल गए और मुझसे एक भी रचना लिखी नहीं गई। और मैं खुद परेशान कि वो दूसरे दिन आ जाएंगे और मैं क्या करूंगा लिख करके। और वो मेरे को आयोजक जो थे वो रोज पूछते क्या आपने कुछ लिखा, आपने कुछ लिखा। उसके बाद में जाकर के और मेरे से फिर एक रचना हो पाई कि आंधी ही आंधी चलती है, गर्मी से धरती जलती है, चारों तरफ बवाल रे भैया, चारों तरफ बवाल, पेड़ भी एक सवाल रे भैया, पेड़ भी एक सवाल। इस तरीके से फिर वो एक गीत बना, और उस गीत के ऊपर बाद में वो चित्र फॉर्म में उसके ऊपर चित्र भी बने, और उसके ऊपर और सारी चीजें भी आई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि बाल साहित्य इतना सरल साहित्य नहीं है, आपको लिखते समय बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आप लोग हमारे बीच में आए और बाल साहित्य पर बात की। लेना जी, मैं आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, आपने जब ये रेलवे का जब ये कहा, तो एक जमाने में जब बचपन में मैंने एक फिल्मी गीत सुना था। अब जब मैं टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ तो गीत मुझे अमूमन याद आता है। वो गीत था कि ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रतापा का वतन पला है, आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। ये गाना जो था वो गाड़ी में शूट किया था। बिल्कुल। अब आज जब मैं टूरिस्ट को कुंभलगढ़ ले जाता हूँ तो ये गाना मेरे पीछे आता है, और वो लोगों को इस संदर्भ में दिखाता हूँ कि भैया ये क्या है, आप क्या देख रहे हो, इसके पीछे की क्या है। लेकिन उसका जो स्रोत है वो मेरा बालमन है, जिसने ये कविता सुनी थी उस जमाने की, और वो तभी तक रही, अभी तक रही, और अभी तक आज मुझे अपने एक क्या कहते हैं, मेरी जो प्रोफेशन है उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है। तो ये एक बहुत सुंदर सी बात है। और इसकी गंभीरता को मानते हुए आप देखिए जितने वरिष्ठ रचनाकार हैं, जो गंभीर रचनाकार हैं, देखो महादेवी वर्मा है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है, मैथिली शरणगुप्त जी है, हरिवंश राय बच्चन जी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन सब ने भी बाल साहित्य लिखा है, इन सब ने भी बाल साहित्य लिखा। आप देखिए महादेवी वर्मा ने मैं कहाँ रहेगी चिड़िया लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बंदर और मदारी लिखा, मैथिली शरणगुप्त जी ने माँ कह एक कहानी आपने बच्चों के उसमें पढ़ी होगी, हरिवंश साहब बच्चे जी ने खट्टे अंगूर लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की तो आप फूल के प्रति जो आपकी कविता थी, आप सुनाइए मोगे साहब, वो आप बता रहे थे, आपको याद है? वो जो कविता है मुझे मेरे ऊपर बहुत ही क्या कहते हैं उसने असर डाला है, क्योंकि एक चीज मैं समझ गया कि अगर भगवान के पास मुझे जाना है तो मुझे कुछ लेके नहीं जाना है, बस प्यार लेके जाना है। तो कविता थी कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की लाते हैं, धूमधाम से साजबाज से वो मंदिर में आते हैं, बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। ये कविता आप सबको पता है। तो उसका जो आखिरी है वो ये कहती है कि मैं हूँ उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ, चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी है, ठुकरा दो या प्यार करो। तो अब जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मेरे साथ क्या है,
मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मेरे पास अपना हृदय है, उसे चढ़ाने आए हो। तो ये बचपन की जो बात मैंने सुनी थी, आज मुझे किसी भी मंदिर में जाते समय मैं सहजता से प्रवेश करता हूँ। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मेरे पास क्या है। हाँ, जो है वो हृदय है, वही देना है। तो ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है कि उसने आपके मन के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी और आपने इन चीजों को याद रखा। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने इस पर बात की और आज की परिचर्चा बहुत अच्छी रही। हम लोगों ने बाल साहित्य का मन पर प्रभाव एक सहज रूप से, एक सहज अभिव्यक्ति के रूप में इसको लिया। हमने कोई गंभीर चिंतन यहाँ ला करके ओढ़ करके कोई चिंतन आपके सामने नहीं रखा। जो साधारण सी बातचीत थी, मैं और अनिल जी जब घूम रहे थे और इनको जब वो कविता बाल इसकी इनके पुस्तक की याद आ गई, तो हमने इसको विषय वस्तु बनाया अपनी बात का और सहज रूप से हम लोग सामने आकर के बात की। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आप पधारे और आपने अपने बयान और आपने अपनी वार्ता की, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि ये विषय बहुत गंभीरता से लिया जाए। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाते समय किन बातों का ख्याल रखा जाए, बच्चों पर कोई चीज थोपी न जाए, बच्चों को सहज ज्ञान दिया जाए। इसके लिए आप लोगों के विचार बहुत अमूल्य थे और मैं सोचता हूँ हमारे श्रोताओं तक पहुंचेंगे तो उसका उनको अवश्य लाभ मिलेगा। और हमें भी आपसे बात करने के अंदर बहुत आनंद हुआ। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को हमारे साथ बांटा और हमारे विचारों को भी आपने सहर्ष स्वीकार किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत और हमारा तो जो ये जो हमारा क्या क्या यात्रा है, ये तो चलती रहेगी। और क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में कभी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके अंदर मेरा अपना जितना जैसे योगदान होगा देते रहूंगा। और आपके तो तीसरी आंख का हमें बहुत उपयोग करना है। बहुत धन्यवाद।